हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। ये हमारा क्रैश कोर्स है करंट अफेयर पे और यहाँ पे हम इकोनॉमी कवर कर रहे हैं। तो इकोनॉमी के जो करंट अफेयर हैं स्पेशली पिछले लास्ट के एक साल के अंदर उनको इस लेक्चर सीरीज में यहाँ पे हम कवर करेंगे। इस लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 1 ये है। और आगे हम बढ़ते हैं उससे पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको इस सेशन के PDF प्राप्त हो जाएंगे। और ये जो नीचे लिंक दिया गया है यहाँ पे आप फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज आपकी एक सीरीज़ स्टार्ट हो रही है और इस सीरीज़ के अंदर शाम को 6 बजे और 7 बजे 2 क्लासेस हैं जिसमें हम UPSC के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं इकोनॉमी के वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल इकोनॉमी के टॉपिक्स तो हो ही रहे हैं स्टैटिक पोर्शन के। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि UPSC किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन होते हैं नहीं होते हैं। तो वो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए एक बहुत अच्छा इनपुट रहेगा। ये क्लासेस आप ज्वाइन करना ना भूलें, ये फ्री रहेंगी क्लासेस। इनका लिंक यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अनअकैडमी की तरफ से ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। तो ये ऑफलाइन रहेगा 11 सिटीज़ के अंदर, तो ऑफलाइन भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप इन सिटीज़ में नहीं हैं या आप ऑफलाइन अपीयर नहीं हो सकते तो ऑनलाइन भी आप ये टेस्ट दे सकते हैं। बिल्कुल प्रीलिम्स वाले पैटर्न पे ही है। GS का पेपर होगा, फिर CSAT का होगा। इसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जब उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे मॉक टेस्ट वाले लिंक पे, सो यू विल बी गेटिंग दैट रजिस्ट्रेशन थिंग और वहाँ पे आप ये RB लाइव कोड यूज़ कर सकते हैं टू गेट दिस मॉक टेस्ट फ्री। अनअकैडमी के ऊपर आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो और यहाँ पे जो अनअकैडमी की फ़ीस है इसकी हाइक का ये अलर्ट है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड। पहला टॉपिक हम यहाँ पे लेंगे, ये है हिडन डेट को लेके। तो ये देखिए कुछ टर्म्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह से जो क्वेश्चन बन रहे हैं, तो बहुत ही ऑब्जेक्टिव वे में हम कवर करेंगे। ये पूरी रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक की तरफ से और इस वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट थी उसमें हिडन डेट को लेके आगाह किया गया था, एक तरह से वार्न किया गया था साउथ एशिया के अंदर। तो इंडिया भी वहाँ पे था और ये कहा गया कि जो कर्जा है सरकारों के ऊपर, जो स्पेशली जो कर्जा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसमें कुछ जो एक डेट है इस प्रकार का है जिसे हिडन डेट की संज्ञा दी गई या हिडन डेट के नाम से मेंशन किया गया। तो ये हिडन डेट क्या होता है ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। हिडन डेट एक ऐसा हिडन पब्लिक डेट क्या हो गया, पब्लिक डेट का मतलब हो गया सरकार पे कर्जा, है ना। तो हिडन पब्लिक डेट क्या है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स या जो उसकी लाइबिलिटीज़ हैं उसके थ्रू वो कर्जा वहाँ पे ले रही है। इसको एक सिंपल से एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है ये लॉन्च की थी आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत। इसमें यह था कि MSME सेक्टर को हम यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प करेंगे, MSME सेक्टर बेटर कर सके और इसकी फाइनेंसिंग नीड्स पूरी हो सकें। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि जो MSME सेक्टर है इसको बिना गारंटी के, ऑलरेडी जिन्होंने लोन ले रखा है उनको बिना किसी सिक्योरिटी या गारंटी के आप लोन यहाँ पे देना स्टार्ट कीजिए, ताकि ये बंद ना हो, कंपनियां चलती रहें। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम यहाँ पे आपको गारंटी दे रहे हैं। शुरू में ये 3 लाख करोड़, फिर बढ़ाया 4, 4.5, अब ये जो बजट है यहाँ पे इसको 5 लाख करोड़ का कर दिया गया है। तो ये ऐसा नहीं है कि 5 लाख करोड़ गवर्नमेंट के खर्च हो गए हैं या ख़त्म हो गए। यहाँ पे अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में वो पैसा भरपाई करेगी। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट की ये जो कमिटमेंट्स है, फाइनेंशियल कमिटमेंट या जो कंटिजेंट, ये जो लाइबिलिटीज़ हैं ये हर जगह पे देखने को मिल रही हैं। फाइन, इसके अगर हम और एग्जांपल देखें तो ये गवर्नमेंट का हमें देखने को मिलता है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं या जो पावर कंपनीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी आ रही है। तो इस तरीके से ये जो डेट है जो कि फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के रूप में है, इसे हिडन डेट यहाँ पे नाम दिया गया है। और ये हिडन डेट जो बढ़ रहा है इसको लेके यहाँ पे ये वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है वो वार्न करती है। तो ये जो पूरा टॉपिक है इसमें हिडन डेट का मतलब आपको समझना है, जिसको लेके क्वेश्चंस पुट किए जा सकते हैं। चाहे वो अब ये यहाँ पे कमिटमेंट गवर्नमेंट ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन वाली में किया हो, या आपने सुना होगा बेड बैंक है जो हम कवर भी करेंगे, उसमें भी गवर्नमेंट ने लगभग 30,000 करोड़ का यहाँ पे सिक्योरिटीज़ के लिए कहा था। स्टेट ऑन्ड बैंक्स हैं उनको भी यहाँ पे गवर्नमेंट गारंटी इस तरीके से ये प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हिडन डेट के क्राइटेरिया के अंदर आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है AGR को लेके। ये काफ़ी ज़्यादा इशू चला था और उसमें जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हैं इनका इन्वॉल्वमेंट था, इनके ऊपर काफ़ी बकाया हो गया था। तो ये AGR होता क्या है, इससे क्या मतलब है, ये एक आपको पूछा जा सकता है। AGR का फुल फॉर्म होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। इसका क्या मतलब है, देखिए जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं वो गवर्नमेंट का जो स्पेक्ट्रम है वो यूज़ कर रही हैं, तो उसके लिए वो क्या करती हैं, या लाइसेंस है तो लाइसेंस फ़ीस कुछ देती हैं, स्पेक्ट्रम के चार्जेस कुछ सरकार को यहाँ पे करती हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, ताकि वो स्पेक्ट्रम को यूज़ कर सकें।
तो इसके बदले में इनको क्या करना होता है, कुछ फ़ीस पे करनी होती है, जैसे लाइसेंस फ़ीस हो गई, ठीक है ना, या फिर जो स्पेक्ट्रम यूज़ चार्जेस हैं ये सब देने होते हैं। तो ये मान लीजिए 5% है, तो किसका 5% होगा, ये जो टेली कम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं इनके रेवेन्यू का ये कुछ परसेंटेज के रूप में ये लाइसेंस फ़ीस या स्पेक्ट्रम फ़ीस, यूज़ फ़ीस देनी होती है। अब ये रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज होगा, मान लीजिए यहाँ पे रेवेन्यू 100 रुपये है तो 5% है तो 5 रुपये पेमेंट करना है। अगर ये रेवेन्यू हम 500 रुपये मान लें तो यहाँ पे पेमेंट कितना हो गया, 5% जो है अगर हम इसको मानते हैं, या इसको हम 10% मान लेते हैं ताकि चीज़ें और ईजी हो जाएगी। यहाँ पे 10 रुपये था, अब 50 रुपये हो गया। तो ये एकदम से कितनी तेज़ी से आप देखोगे कि ये जो फीस है ये बढ़ रही है, किस बेसिस पे, कि ये रेवेन्यू का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने कहा कि ये जो AGR है इसके लिए हम जो रेवेन्यू कैलकुलेशन करेंगे उसमें आपका टेलीकॉम का जो रेवेन्यू है उससे आ रहा है वो तो आ ही रहा है, नॉन टेलीकॉम जो सोर्सेज हैं उससे जो रेवेन्यू आ रहा है वो भी इंक्लूड किया जाएगा इस कैलकुलेशन में। तो नॉन टेलीकॉम सोर्सेज मतलब मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, कोई ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी है, वहाँ से इनको इनकम हो रही है टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को, तो वो इनकम भी इसमें हम ऐड करेंगे, फिर उसके परसेंटेज के रूप में आपको ये AGR का पेमेंट देना होगा। ठीक है, तो ये जो AGR है इस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ में रहा है और इसको आपको ध्यान रखना है। जहाँ तक ये बात की जाए इसकी AGR की डेफिनेशन को लेके मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है यही सही मानी जाएगी, और फाइनली इन कंपनीज़ को कहा गया कि आपको इतना पेमेंट करना है, क्योंकि इनका हज़ारों करोड़ बकाया हो गया था बिकॉज ऑफ दिस AGR कैलकुलेशन, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इनको कुछ समय दिया है कि धीरे धीरे आप चुका दीजिए, लेकिन डेफिनेशन तो सरकार वाली ही सही मानी जाएगी। थर्ड हमारे पास ये टॉपिक है, दिस इज़ अबाउट रिवेंज स्पेंडिंग। देखिए कोरोना काल में क्या हुआ, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन रहे, लोग बाहर नहीं जा पाए, टूरिज़्म बहुत इम्पैक्ट हुआ, तो लोग जिनको घूमना है या फिर कुछ भी इस तरह से एंटरटेनमेंट पर्पज़ से वो सारे रेस्ट्रिक्शन रहे। तो लोगों ने जिन चीज़ों को मिस किया, जहाँ पे उनको लगा कि ये चीज़ हम जो है मिस यहाँ पे कर गए, है ना, ये इन चीज़ों को हमने यहाँ पे किया। तो अब जब रेस्ट्रिक्शन हट रहे हैं कोरोना के, तो लोग क्या कर रहे हैं, ये डिमांड एकदम से इन चीज़ों की, स्पेशली लग्जरी आइटम्स की जो डिमांड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, लोग यहाँ पे स्पेंडिंग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब उनको वो लगा कि वो जो एक्सपीरियंसेस थे या जो आइटम्स थे जो जिससे वो डिप्राइव हो गए, है ना, बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, वो आइटम्स या फिर वो जो एक्सपीरियंसेस है वो वहाँ पे उनको उनका बेनिफिट नहीं ले पाए, तो उसकी अब कमी पूरी करने के लिए यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्पेंडिंग कर रहे हैं ना, ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं, और इस टर्म को नाम दिया गया रिवेंज स्पेंडिंग, जहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्पेंडिंग कर रहे हैं ताकि उनका जो वो पुराना बकाया था उसकी कमी उन्होंने पूरी कर ली है। उसी तरह से मान लीजिए एग्ज़ाम के टाइम पर आपने क्या किया, काफ़ी पढ़ाई करी, अब आप मिस कर रहे हो, मुझे घूमने जाना है या कुछ करना है, मूवी देखनी है, तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद क्या करोगे, आप एकदम से पूरा हर जगह आप घूम रहे हो, ठीक है ना, आपका एग्ज़ाम निकल गया, फिर आपको जो करना है फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे जा रहे हैं, तो वो उस तरीके से ये रिवेंज स्पेंडिंग है, जहाँ पे डिमांड एकदम से इंक्रीज़ हुई है और लोग चाह रहे हैं कि हम नॉर्मल सी वापस से फील करें। क्लियर? इसके काफ़ी सारे स्टेट्स रहे जहाँ पे ये बताया गया कि रिवेंज स्पेंडिंग इंक्रीज़ हो रही है। तो आपको बेसिकली ये टर्म ध्यान रखनी है, इस टर्म का क्या मतलब होता है, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं सिल्वर इकोनॉमी। ये जो वर्ड्स हैं ये 2-3 एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक सेज स्कीम आई थी उससे रिलेटेड ये वर्ड है। तो सिल्वर इकोनॉमी क्या होती है, अगेन यू शुड नो दिस टर्म। सिल्वर इकोनॉमी में क्या है, जो हमारे एल्डरली पीपल हैं, है ना, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके ऊपर बेस्ड ये इकोनॉमी है, जहाँ पे उनका जो परचेजिंग पावर का पोटेंशियल है, उनका जो परचेजिंग पावर का जो पोटेंशियल है उसको यहाँ पे आप यूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है, और उस एल्डरली पीपल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पे लाया जा रहा है। फाइन। तो आप देखोगे कि किसी भी तरह के प्रोडक्ट हो गए, चाहे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे इनकी फाइनेंशियल नीड्स हैं, चाहे इनके ट्रैवल प्लान्स हो गए, इनके रहने के लिए व्यवस्थाएं हो गई, तो उनको टारगेट करके जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स लाए जा रहे हैं वो सब चीज़ें सिल्वर इकोनॉमी का पार्ट रहेगी, ठीक है, जिसमें ये जो परचेजिंग पोटेंशियल है, एजिंग पीपल, उनको टारगेट कर रहे हैं। और जहाँ तक अगर हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन का ये एस्टिमेट देखते हैं, तो आने वाले टाइम में जो नंबर ऑफ़ ओल्ड पीपल है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है इकोनॉमी का जहाँ पे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले टाइम में रहेगी। और दूसरा एक एस्पेक्ट ये भी है कि जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है उनको फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं, उनको अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सुविधाएँ भी मिल रही हैं। तो ये सिल्वर इकोनॉमी, इसका ये मतलब है। इसमें ऐसा मत कर देना ये सिल्वर जो मेटल है उससे रिलेटेड है, ऐसा नहीं होगा। अब इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इंडिया के अंदर भी ओल्ड एज पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, फाइन, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये देखा जा रहा है कि इंडिया ने जो सेज स्कीम है ये लॉन्च किया है। अब इसमें क्या पूछा जाएगा, अच्छा सेज स्कीम कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है,
इसके क्या एम है सेज स्कीम, क्या इसके मेजर प्रोविजंस है, ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सेज स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से ये लॉन्च की गई है। ठीक है, इसके अंदर गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि जो भी स्टार्टअप होंगे, जो भी नई कंपनीज होंगी जो एल्डर केयर के अंदर वर्क कर रही हैं, ठीक है, अब चाहें तो वो एल्डरली पीपल के हेल्थ केयर रिलेटेड नीड हो गई, ट्रैवल है, लीगल, हाउसिंग, फूड, किसी भी तरह की कोई भी नीड है, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, किसी भी तरह का कोई भी अगर आप बना रहे हो जो सीनियर सिटीजन की नीड को फोकस करके आपने कोई इनिशिएटिव स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट की है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट उसे सपोर्ट करेगी। सेज स्कीम के अंडर में 1 करोड़ रुपए तक का सपोर्ट इस स्टार्टअप को दिया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट यहाँ पे डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप को तो प्रमोट कर ही रही है, ओल्ड एज या जो सीनियर सिटीजन है इनकी नीड को भी फुलफिल कर रही है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि यहाँ पे हम एक पोर्टल बनाएंगे, एक वेबसाइट बनाएंगे जहाँ पे जो भी स्टार्टअप्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को एनलिस्ट कर सकते हैं और लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इस सेज पोर्टल पे जाके अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। तो ये एक और फैसिलिटी इन्होंने दिया है स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं उभरते सितारे फंड या उभरते सितारे जो स्कीम है। अगेन इसमें भी क्वेश्चंस वही रहेंगे, अच्छा क्या इसका एम है, कौन से मंत्रालय से है, समथिंग लाइक दिस। तो उभरते सितारे ये जो फंड है या जो स्कीम है ये एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट कर रही है। एमएसएमई सेक्टर क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, और इसकी डेफिनेशन ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत चेंज कर दी गई है। तो ये लेटेस्ट डेफिनेशन है जिसमें आप देखोगे इन्वेस्टमेंट टर्नओवर है ना 1 करोड़ 5 करोड़ है, ये है, तो ये मतलब इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होना चाहिए, टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए, तो वो माइक्रो इंडस्ट्री है। 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में अगर इन्वेस्टमेंट है तो स्मॉल आ जाएगी, और 5 से 50 करोड़ के बीच में टर्नओवर है तो स्मॉल। जहाँ तक हम मीडियम की बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट, ये अपडेट कर लेना, ये पुराना है ये डेटा, गवर्नमेंट ने पहले 20 ही करा था लेकिन इसको बाद में अपडेट किया गया, ये 50 करोड़ है और टर्नओवर 250 करोड़ है। क्यों किया गया, क्योंकि इसमें क्या होता है एमएसएमई जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें सरकार काफ़ी सारे बेनिफिट देती है। बेनिफिट ये देती है तो इससे क्या होती है, कंपनियां देखती हैं कि हम छोटे रहेंगे तो बेनिफिट मिलेंगे, अगर हमारी साइज बढ़ जाएगी तो बेनिफिट चले जाएंगे, तो इस वजह से कंपनियां जो है छोटा रहना पसंद कर रही थी। तो एक तरह का मतलब डिसइंसेंटिव ये हो गया कि अगर आप ग्रो कर रहे हो तो आपको नुकसान है। तो इसको सही करने के लिए गवर्नमेंट ने डेफिनेशन चेंज किया है, इसको याद रखना है, ये लिमिट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और अब गवर्नमेंट क्या कर रही है इस एमएसएमई सेक्टर के अंदर, यहाँ पे काफ़ी सारी जो एमएसएमईज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू क्राइटेरियाज। जैसे अगर आप देखेंगे कि अच्छा आपका फ्यूचर पोटेंशियल कितना है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल आपके प्रोडक्ट्स का कितना है, ठीक है, हालांकि कंपनी लॉस में चल रही है लेकिन उसका बिजनेस मॉडल अगर अच्छा है, बहुत अच्छा वो एक्सपोर्ट कर सकती है, आगे जाके कॉम्पीट कर सकती है इंटरनेशनल मार्केट में, तो उनको गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट देगी अंडर दिस उभरते सितारे स्कीम। ओवरऑल इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, ठीक है, ये सब इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव हैं। और उभरते सितारे स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे एक आपका फंड क्रिएट किया गया है। ये फंड आप याद रखिएगा, इसमें 2 बैंक्स हैं, एक तो है एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक है सिडबी बैंक। देखिए एमएसएमई को फंड प्रोवाइड करने के लिए बेसिक यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम करता है। तो ये दोनों बैंक मिलके उभरते सितारे फंड ये बना रहे हैं, और यहाँ पे जो उभरते सितारे फंड है ये कंपनियों को शॉर्टलिस्ट करेगा, उनके पोटेंशियल के हिसाब से शॉर्टलिस्ट करेगा, फिर उनको यहाँ पे सपोर्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं भारत गौरव स्कीम। ये भारत गौरव स्कीम किससे रिलेटेड है, तो ये रेलवे मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, और किस तरह से कंफ्यूज करेगा, अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है या इस तरीके से कुछ मेंशन किए जाएंगे। और इसमें क्या किया जा रहा है, जैसे आईआरसीटीसी की आपने देखा होगा कि ट्रेन्स चलती हैं, और कई बार क्या होती है तीर्थ यात्रा के लिए ट्रेन चल रही है, या कोई भी टूरिज्म सर्किट की एक ट्रेन चल रही है पर्टिकुलर उस पर, तो टूरिज़्म के प्रमोशन के लिए इसी तरह से जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, रेलवे कह रहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स को अगर इस तरह से आपको चलाने हैं टूरिज़्म सर्किट्स और ये, तो हम यहाँ पे जो हमारी ट्रेन्स हैं या कोच हैं ये आपको क्या देते हैं, लीज़ पे दे रहे हैं, आप हमारे से लीज़ पे ले सकते हो, हमें आप पेमेंट करिए, आप अपने हिसाब से उसका रेंट रख लेना, जो भी आपको रखना है उसकी जो फीस है जो भी रखनी है अपने हिसाब से आप डिसाइड करो, रूट अपने आप से डिसाइड करो। ये भारत गौरव स्कीम के अंदर में है। तो इंडियन रेलवे क्या कर रहा है, ट्रेन्स को लीज करेगा, है ना, ट्रेन को लीज करेगा प्राइवेट सेक्टर को, ताकि जो ये टूरिज्म है इसको बढ़ावा मिल सके, अब प्राइवेट सेक्टर की यहाँ पे एंट्री हो सके, रेलवे को यहाँ पे डेफिनेटली बेनिफिट रहेगा, मोनेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना, और सभी के लिए, यात्रियों के लिए, उनके लिए सुविधा रहेगी, कंपटीशन बढ़ेगा तो अच्छे अच्छे पैकेज रहेंगे, टूरिज्म अगर बढ़ रहा है तो उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होते हैं। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब होता है कि एक साथ जैसे मान लीजिए किसी एरिया में टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ रही है तो वहाँ पे आसपास के जो लोग हैं उनको भी इनकम का सोर्स मिल जाता है, काफ़ी सारी जो शॉप्स ओपन हो रही हैं, हैंडीक्राफ्ट्स है, अदर आइटम्स हैं, वहाँ पे लैंड के प्राइस बढ़ना स्टार्ट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे
फोकस करती है कि टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक्स ईज रैंकिंग इंडेक्स, और इस लॉजिस्टिक ईज रैंकिंग इंडेक्स में गुजरात ने वापस यहाँ पे टॉप रैंक हासिल की है। लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है? लॉजिस्टिक सेक्टर में इंक्लूड होता है, मान लीजिए कोई कंपनी है, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन बन रहा है, तो वहाँ पे उसके प्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा है उससे लेके एंड कंज्यूमर तक जब वो पहुँचेगा तो इसमें काफ़ी सारा ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड है, ठीक है। इसके अंदर वेयर हाउसिंग इंक्लूड है, कुरियर सर्विसेज है, ये सब जो हैं ये लॉजिस्टिक्स का पार्ट है। तो इंडिया यहाँ पे चाहता है कि लॉजिस्टिक के अंदर हम अच्छा करें, क्योंकि देखिए दिक्कत क्या है, लीड इंडेक्स को हम पढ़ने से पहले ये जो है वर्ल्ड बैंक की जो ये आती है रिपोर्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आता है, तो ये भी पूछ सकता है ये कौन रिलीज करता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है, हर 2 साल से होता है। तो अभी लेटेस्ट हमारे पास 2018 का डेटा है, कोरोना की वजह से इन्होंने नहीं किया है अपडेट। और तो 2018 के डेटा के हिसाब से क्या है, जो लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का है, तो इसमें लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट इन्वॉल्व है इंडिया में वो लगभग 13 से 15%, या 100 रुपये का है तो 13 से 15 रुपये इसके मूवमेंट में खर्चा हो रहा है, जबकि पूरे वर्ल्ड में इसका एवरेज 5 से 6% का है। तो इंडिया चाहता है कि इसको कम किया जाए, है ना, तो इसीलिए हमने गति शक्ति प्लान और ये सब लॉन्च किए हैं। और यहाँ पे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव अगर करना है इंडिया को, तो डेफिनेटली पहले स्टेट लेवल पे करना होगा। तो स्टेट लेवल पे कंपटीशन क्रिएट करने के लिए ये लीड्स इंडेक्स यहाँ पे लॉन्च किया जाता है, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंडेक्स। इसमें पूछेगा कौन रिलीज कर रहा है, नीति आयोग है या कोई मिनिस्ट्री है, तो यहाँ पे याद रखना है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है जो इसको रिलीज करती है, और गुजरात ने यहाँ पे टॉप इसमें किया है। इसमें अगर देखा जाएगा की एरियाज़ हैं तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, सिक्योरिटी, कम्पिटिटिवनेस, ट्रेसेबिलिटी, टाइमलाइन, सर्विस, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ जिन बेसिस पे इंडिकेटर पैरामीटर के बेसिस पे आप रैंक कर रहे हैं। इसमें गुजरात की ये रैंकिंग है टॉप रैंक, और पंजाब और हरियाणा और पंजाब ये सेकंड थर्ड रैंक पे इस तरीके से। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखिए, और ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे कौन रिलीज कर रहा है इस इंडेक्स को अगर हम देखें वो आप ध्यान रखिए। एक और टर्म इससे निकल के आती है, वो है सनशाइन इंडस्ट्री या सनशाइन सेक्टर। तो ये सनशाइन इंडस्ट्री या सनशाइन सेक्टर होते क्या हैं, इसको अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें रहेगा कि ऐसे सेक्टर जिनका फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ऐसे सेक्टर जिनके अंदर ग्रोथ प्रोजेक्शन बहुत ही अच्छे हैं, जहाँ पे नए नए बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्टअप्स का बहुत ज़्यादा प्रचलन यहाँ पे है, मतलब नई नई इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इनोवेशन का स्कोप बहुत ज़्यादा है, वेंचर कैपिटल काफ़ी आ रहा है। वेंचर कैपिटल का मतलब होता है कि जो नए स्टार्टअप में जो फंडिंग होती है वो बहुत आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे इनको दिख रहा है कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम यहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत जल्दी से वो ग्रो करेगा, रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो इस तरह की इंडस्ट्री या इस तरह के सेक्टर सनशाइन सेक्टर या इंडस्ट्री में आते हैं। जैसा अभी हमने एग्जाम्पल देखा, लॉजिस्टिक इसका एग्जाम्पल है, और इसके एग्जाम्पल में देखेंगे तो फूड प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है ना। ग्रीन अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की बात करें वो इसमें आ रहा है। वी हैव स्पेस टूरिज़्म इसके अंदर है, या एड टेक की बात करें, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये इसमें आ रही है। तो ये सब सनशाइन इंडस्ट्री में आते हैं, इसको भी आप थोड़ा याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। जहाँ तक वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो इंडिया यहाँ पे 44th प्लेस पे है, 2018 की अपडेटेड रैंकिंग्स हैं, और ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं। सेशन का PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं फॉर 1 पॉइंट सॉल्यूशन ऑफ UPSC, और यहाँ पे आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, डाउट सॉल्विंग सेशन, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग जैसे रिसोर्सेज। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यूज़ द कोड RB Live टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। लाइव मेंटरशिप के लिए आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे भी जा सकते हैं, और ये एक बार देख लेना कॉम्बो एक्सटेंशन वीक इज़ देयर और नॉट। 11 मई से आपके नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब कल से। तो इनमें एनरोल करके आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं, स्पेशली जो 2023 या 24 वाले बच्चे हैं। 0% EMI का ऑप्शन भी आपको मिलता है। पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज रहती है हर शनिवार 5 बजे, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फ्री है। अनअकैडमी की तरफ से अल्ट्रा कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट आपका 22 मई को रहेगा। अगेन लिंक इज़ देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप UPSC इंटरव्यू में अपीयर कर रहे हैं तो अनअकैडमी के मॉक टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।